समाज शास्त्र अनुसंधान पद्धतियां। परिचय। क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ कि समाज शास्त्र जैसा विषय को सामाजिक विज्ञान क्यों कहा जाता है? अन्य किसी विषय की तुलना में समाज शास्त्र उन वस्तुओं के बारे में ज्यादा चर्चा करता है जिनके बारे में अधिकांश लोग पहले से जानते हैं। हम सब एक समाज में रहते हैं तथा हम पहले से ही समाज शास्त्र की विषय वस्तु, सामाजिक समूहों, संस्थाओं, मानकों, संबंधों तथा अन्य के बारे में अपने अनुभव के द्वारा काफी हद तक जानते हैं। तब यह पूछना उचित लगता है कि वह क्या है जो समाज शास्त्रियों को समाज के अन्य लोगों से अलग बनाता है। उन्हें समाज विज्ञानी क्यों कहा जाता है? अन्य सभी वैज्ञानिक विषयों की तरह यहाँ भी पद्धतियां और कार्यविधियां महत्वपूर्ण हैं जिनके द्वारा ज्ञान एकत्रित होता है। अंतिम विश्लेषण में समाजशास्त्री आम व्यक्तियों से अलग होने का दावा कर सकते हैं। इसका कारण यह नहीं कि वे कितना जानते हैं या वे क्या जानते हैं, परंतु इसका कारण कि वे अपने ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं। यही एक कारण है कि समाजशास्त्र में पद्धति का विशेष महत्व है। पिछले अध्याय में आपने देखा कि समाजशास्त्र की लोगों के जीवंत अनुभव में गहरी रुचि है। उदाहरण के लिए मित्रता या धर्म या बाजारों में मोल भाव करने जैसी सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय समाजशास्त्री सिर्फ दर्शकों का परीक्षण ही नहीं करना चाहते, अपितु इसमें शामिल लोगों की भावनाओं तथा विचार भी जानना चाहते हैं। समाजशास्त्री उन लोगों के मतों को अपनाना चाहते हैं जिनका वे अध्ययन करते हैं तथा विश्व को उनकी आंखों से देखना चाहते हैं। विभिन्न संस्कृतियों में लोगों के लिए मैत्री का अर्थ क्या है? जब कोई व्यक्ति कोई विशेष अनुष्ठान करता है तो वह धार्मिक व्यक्ति क्या सोचता है कि वह क्या कर रहा है। एक दुकानदार तथा ग्राहक बेहतर मूल्य पाने के लिए शब्दों तथा भाव भंगिमाओं परस्पर कैसे समझते हैं? ऐसे प्रश्नों का उत्तर इसमें शामिल व्यक्तियों के जीवंत अनुभव का एक भाग है तथा इनमें समाजशास्त्र की गहन रुचि है। अध्ययन में जो लोग शामिल हैं और जो लोग शामिल नहीं हैं, दोनों के मतों को समझने की आवश्यकता समाजशास्त्र में पद्धति के विशेष महत्व का एक अन्य कारण है। दूसरा, कुछ पद्धति शास्त्रीय मुद्दे। हालांकि पद्धति शब्द के स्थान पर इसे समानार्थक होने के कारण प्रायः साधारण रूप से प्रयोग किया जाता है। वास्तव में पद्धति शास्त्र शब्द का आशय अध्ययन की पद्धति से है। पद्धति शास्त्रीय मुद्दों या प्रश्नों का संबंध वैज्ञानिक ज्ञान इकट्ठा करने की सामान्य समस्या के बारे में है जो किसी विशेष पद्धति, तकनीकी या कार्यविधि से परे है। हम उन तरीकों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जिन से समाजशास्त्री वह ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है जो वैज्ञानिक होने का दावा कर सकता हो। समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता तथा व्यक्ति परकता। दैनिक जीवन की भाषा में वस्तुनिष्ठता का आशय पूर्वाग्रह रहित, तटस्थ या केवल तथ्यों पर आधारित होता है। किसी भी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठा होने के लिए हमें वस्तु के बारे में अपनी भावनाओं या मनोवृत्तियों को अवश्य अनदेखा करना चाहिए। दूसरी तरफ व्यक्ति परख से तात्पर्य है कुछ ऐसा जो व्यक्तिगत मूल्यों तथा मान्यताओं पर आधारित हो। जैसा कि आपने पहले भी सीखा होगा कि सभी विज्ञानों में वस्तुनिष्ठा होने व केवल तथ्य पर आधारित पूर्वाग्रह रहित ज्ञान उपलब्ध कराने की आशा की जाती है, परंतु प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में सामाजिक विज्ञानों में ऐसा करना बहुत कठिन है। उदाहरण के लिए, जब एक भूवैज्ञानिक चट्टानों का अध्ययन करता है या एक वनस्पति शास्त्री पौधों का अध्ययन करता है तो वे सावधान रहते हैं कि उनके व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या मान्यताएं उनके काम को प्रभावित न कर पाए। उन्हें तथ्यों को वैसे ही प्रस्तुत करना चाहिए जैसे वे हैं। उदाहरण के लिए, उन्हें अपने अनुसंधान कार्यों के परिणामों पर किसी विशेष वैज्ञानिकी सिद्धांत या सिद्धांतवादी के प्रति अपनी पसंद का प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए। तथापि भूवैज्ञानिक तथा वनस्पति शास्त्री स्वयं उस संसार का हिस्सा नहीं होते जिनका वे अध्ययन करते हैं, जैसे चट्टानों या पौधों की प्राकृतिक दुनिया। इसके विपरीत समाज विज्ञानी उस संसार का अध्ययन करते हैं जिस
में वे स्वयं रहते हैं, जो मानव संबंधों की सामाजिक दुनिया है। इससे समाजशास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता की विशेष समस्या उत्पन्न होती है। सबसे पहले पूर्वाग्रह की स्पष्ट समस्याएं हैं, क्योंकि समाजशास्त्री भी समाज के सदस्य है, उनकी भी लोगों की तरह सामान्य पसंद तथा नापसंद होती है। पारिवारिक संबंधों का अध्ययन करने वाला समाजशास्त्री भी स्वयं एक परिवार का सदस्य होगा तथा उसके अनुभव का उस पर प्रभाव हो सकता है। यहाँ तक कि समाजशास्त्री को अपने अध्ययनशील समूह के साथ कोई प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव न होने पर भी उसके अपने सामाजिक संदर्भों के मूल्यों तथा पूर्वाग्रहों से प्रभावित होने की संभावना रहती है। उदाहरणतः अपने से अलग किया किसी जाति या धार्मिक समुदाय का अध्ययन करते समय समाजशास्त्री उस समुदाय की कुछ मनोवृत्तियों से प्रभावित हो सकता है, जो कि उसके अपने अतीत या वर्तमान के सामाजिक वातावरण में प्रचलित है। समाजशास्त्री इन खतरों से कैसे बचते हैं, इसकी पहली पद्धति अनुसंधान के विषय के बारे में अपनी भावनाओं तथा विचारों को लगातार कठोरता से जांचना है। अधिकांशतः समाजशास्त्री अपने कार्यों के लिए किसी बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। वे अपने आप को तथा अपने अनुसंधान कार्य को दूसरों की आंखों से देखने का प्रयास करते हैं। इस तकनीकी को स्ववाचक या कभी कभी आत्मवाचक कहते हैं। समाजशास्त्री लगातार अपनी मनोवृत्तियों तथा मतों की स्वयं जांच करते रहते हैं। वह अन्य व्यक्तियों के मतों को सावधानी पूर्वक अपनाते रहते हैं, विशेष रूप से उनके मतों को जो उनके अनुसंधान का विषय होते हैं। आत्मवाचकता का एक व्यवहारिक पहलू है किसी व्यक्ति द्वारा किए जा रहे कार्य का सावधानी पूर्वक दस्तावेजीकरण करना। अनुसंधान पद्धति की श्रेष्ठता के दावे का एक हिस्सा सभी कार्य विधियों के दस्तावेजीकरण तथा साक्ष्य के सभी स्रोतों के औपचारिक संदर्भ में निहित है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे द्वारा किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु किए गए उपायों को अन्य अपना सकते हैं तथा वे स्वयं देख सकते हैं हम सही हैं या नहीं। इससे हमें अपनी सोच या तर्क की दिशा को परखने या पुनः परखने में भी सहायता मिलती है। तथापि समाजशास्त्री स्ववाचक होने का कितना भी प्रयास करें और वह चेतन पूर्वाग्रह की संभावना सदा रहती है। इस संभावना से निपटने के लिए समाजशास्त्री अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के उन लक्षणों को स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हैं, जो कि अनुसंधान के विषय पर संभावित पूर्वाग्रह के स्रोत के रूप में प्रासंगिक हो सकते हैं। यह पाठकों को पूर्वाग्रह की संभावना से सचेत करता है तथा अनुसंधान अध्ययनों को पढ़ते समय यह उन्हें मानसिक रूप से इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार करता है। अध्याय 1 के उस अनुभाग पृष्ठ 8-9 को आप पुनः पढ़ सकते हैं, जिसमें सामान्य बौद्धिक ज्ञान तथा समाजशास्त्र में अंतर के बारे में चर्चा की गई है। समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता के साथ एक अन्य समस्या यह तथ्य है कि सामान्यतः सामाजिक विषय में सत्य के अनेक रूप होते हैं। वस्तुएं विभिन्न लाभ के बिंदुओं से अलग अलग दिखाई देती हैं तथा इसी कारण से सामाजिक विश्व में सच्चाई के अनेक प्रतिस्पर्धी रूप या व्याख्याएं शामिल हैं। उदाहरणतः सही कीमत में बारे में एक दुकानदार तथा एक ग्राहक के अत्यंत अलग अलग विचार हो सकते हैं। एक युवा व्यक्ति तथा एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए अच्छे भोजन या इसी तरह से अन्य विषयों के बारे में अलग अलग विचार हो सकते हैं। कोई भी ऐसा सरल तरीका नहीं है जिससे किसी विशेष व्याख्या के सत्य या अधिक सही होने के बारे में निर्णय लिया जा सके, एवं प्रायः इन शर्तों के तहत सोचना भी लाभप्रद नहीं होता। वास्तव में क्रियाकलाप एक, क्या आप दूसरों को जैसे देखते हैं उसी तरह अपने आप को भी देख सकते हैं। आप अपने बारे में को अपने श्रेष्ठ मित्र को अपने विरोधी अपने शिक्षक के दृष्टिकोण से एक संक्षिप्त विवरण लिखिए। आपको आवश्यक तौर पर खुद को उनकी जगह रखकर उनकी तरह अपने बारे में सोचना होगा। अपना विवरण देते समय अपने लिए मैं या मुझे के स्थान पर अन्य व्यक्तियों के रूप में वह लिखना याद
रखें। इसके पश्चात आप अपनी कक्षा के सहयोगियों द्वारा लिखे गए समान विवरणों को देखें, एक दूसरे के विवरणों पर चर्चा करें। आप इन्हें कितना सही या रोचक पाते हैं? क्या इन विवरणों में कोई आश्चर्यजनक बात है? समाजशास्त्र इस तरीके से जांचने का प्रयास भी नहीं करता, क्योंकि इसकी वास्तविक रुचि इसमें होती है कि लोग क्या सोचते हैं तथा वे जो सोचते हैं वैसे क्यों सोचते हैं। एक अन्य समस्या स्वयं सामाजिक विज्ञानों में उपस्थित बहुविधि मतों से उत्पन्न होती है। सामाजिक विज्ञान की तरह समाजशास्त्र भी एक बहुनिर्देशात्मक विज्ञान है। इसका अर्थ है कि इस विषय में प्रतिस्पर्धी तथा परस्पर विरोधी विचारों वाले क्षेत्र विद्यमान है। समाज के विरोधी सिद्धांतों के विषय में अध्याय 2 में हुई चर्चा को याद करें। इन सबसे समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठा एक बहुत कठिन तथा जटिल वस्तु बन जाती है। वास्तव में वस्तुनिष्ठा की पुरानी धारणा को व्यापक तौर पर एक पुराना दृष्टिकोण माना जाता है। समाज विज्ञानी एवं विश्वास नहीं करते कि वस्तुनिष्ठा एक अरुचि या पारंपरिक धारणा सामाजिक विज्ञान में प्राप्त की जा सकती है। वास्तव में ऐसे आदर्श भ्रामक हो सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि समाजशास्त्र के माध्यम से कोई लाभप्रद ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता या वस्तुनिष्ठा एक व्यर्थ संकल्पना है। इसका तात्पर्य है कि वस्तुनिष्ठा को पहले से प्राप्त अंतिम परिणाम के स्थान पर लक्ष्य प्राप्ति हेतु निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया के रूप में सोचा जाना चाहिए। बहुविधि पद्धतियां तथा पद्धतियों का चयन, क्योंकि समाजशास्त्र में बहुविधि सच्चाई तथा बहुविधि दृष्टिकोण होते हैं। यह आश्चर्य का विषय नहीं है कि इसमें बहुविधि पद्धतियां भी है। समाजशास्त्री सच्चाई की ओर कोई भी एक रास्ता नहीं जाता। हालांकि विभिन्न प्रकार के अनुसंधान संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए अनेक विधियां हैं जो अधिकतम या न्यूनतम उपयोगी हैं। तथापि प्रत्येक पद्धति का अपना महत्व तथा कमजोरी होती है। अतः पद्धतियों की श्रेष्ठता या निम्नता के बारे में तर्क करना निरर्थक है। यह जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए चयन की गई पद्धति का क्या उपयुक्त है। उदाहरण, यदि कोई यह जानना चाहे कि क्या अधिकांश भारतीय परिवार अभी तक संयुक्त परिवार हैं, तो इसके लिए जनगणना या सर्वेक्षण श्रेष्ठ पद्धतियां होगी। तथापि यदि कोई व्यक्ति संयुक्त और मूल परिवारों में स्त्रियों की स्थिति की तुलना करना चाहे, तो साक्षात्कार, वैयक्तिक अध्ययन या सहभागी परीक्षण उपयुक्त पद्धतियां हो सकती हैं। समाजशास्त्रियों द्वारा सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली विभिन्न पद्धतियों का वर्गीकरण या श्रेणीकरण करने के बहुत से तरीके हैं। उदाहरण के लिए मात्रात्मक तथा गुणात्मक पद्धतियों में अंतर करना परंपरागत है। पहली पद्धति में गणना की जाती है या घटकों को नापा समानुपात, औसत तथा इसी तरह से अन्य जाता है, जबकि दूसरी पद्धति अत्यधिक अमूर्त तथा मुश्किल से नापी जाने वाली घटनाओं जैसे कि मनोवृत्तियों, भावनाओं एवं इसी तरह अन्य का अध्ययन करती है। पद्धतियों के बीच का संबंधित अंतर है कि एक वह पद्धति जो परीक्षण किए जा सकने वाले व्यवहार का अध्ययन करती है और दूसरी परीक्षण न किए जा सकने वाले अर्थों, मूल्यों तथा अन्य व्याख्यात्मक चीजों का अध्ययन करती है। पद्धतियों के वर्गीकरण का अन्य तरीका इनके बीच आंकड़ों के प्रकार के आधार पर अंतर करने का है। एक द्वितीयक या पहले से उपलब्ध आंकड़ों, दस्तावेजों के रूप में या अन्य रिकॉर्डों तथा कलाकृतियों पर निर्भर है। दूसरी वह जो नए या प्राथमिक आंकड़े बनाती है। वे ऐतिहासिक पद्धति परंपरागत रूप से भूलेखागारों में पाई जाने वाली द्वितीयक सामग्री पर निर्भर है, जबकि साक्षात्कार से प्रारंभिक आंकड़ों की जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह अन्य पद्धतियां भी हैं। वर्गीकरण का एक अन्य तरीका विशिष्ट तथा समिष्ट पद्धतियों को अलग करने का है। इनमें से पहली पद्धति में सामान्यतः एक अकेला अनुसंधानकर्ता होता है जो छोटे तथा घनिष्ठ परिवेश में कार्य करता है। अतः साक्षात्कार तथा सहभागी परीक्षण को विशिष्ट पद्धतियां माना जाता है। समिष्ट पद्धतियों वे हैं जो बड़े पैमाने पर अनुसंधानों जिसमें अधिक संख्या में अन्वेषक तथा उत्तरदाता शामिल होता है का समाधान कर सकती है। समिष्ट पद्धति का सबसे आम उदाहरण सर्वेक्षण अनुसंधान है। यद्यपि कुछ ऐतिहासिक पद्धतियां भी समिष्ट
प्रघटनाओं का अध्ययन कर सकती हैं। वर्गीकरण का ढंग चाहे जो हो, यह याद रखना आवश्यक है कि यह एक परंपरा का विषय है। विभिन्न प्रकार की पद्धतियों के बीच विभाजक रेखा को ज्यादा तीक्ष्ण होने की आवश्यकता नहीं है। प्रायः एक पद्धति को दूसरी पद्धति में बदलना या किसी एक को दूसरे के साथ अनुपूरक की तरह इस्तेमाल करना संभव है। सामान्यतः पद्धति का चयन अनुसंधानों के प्रश्नों की प्राकृतिक अनुसंधानकर्ता की प्राथमिकताओं तथा समय और या संसाधनों के प्रतिबंधों के आधार पर किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में वर्तमान प्रवृत्ति विभिन्न अनुकूल बिंदुओं से समान अनुसंधान समस्याओं पर बहुविधि पद्धतियों का प्रयोग करना है। इसी को कभी कभी त्रिभुजन कहा जाता है, अर्थात किसी वस्तु को विभिन्न दिशाओं में दोहराना या उसको ठीक तरह से परिभाषित करना। इस तरीके से एक दूसरे को सहायता के लिए विभिन्न पद्धतियों प्रयोगों की जा सकती है। तर्क कि सिर्फ एक पद्धति के प्रयोग से प्राप्त परिणामों की तुलना में और अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकें। चूंकि समाजशास्त्र की सुस्पष्ट पद्धतियां वही होती हैं जिनसे प्रारंभिक आंकड़े प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अतः यहाँ इन्हीं की चर्चा की गई है। यहाँ तक कि क्षेत्रीय कार्य की श्रेणी पर आधारित पद्धतियों में भी हम आपको सबसे प्रसिद्ध पद्धति सर्वेक्षण, साक्षात्कार तथा सहभागी परीक्षण से परिचित कराएंगे। सहभागी परीक्षण अवलोकन समाजशास्त्र में विशेष रूप से सामाजिक मानव विज्ञान में लोकप्रिय सहभागी परीक्षण का आशय एक विशेष पद्धति से है जिसके द्वारा समाजशास्त्री उस समाज संस्कृति तथा उन लोगों के बारे में सीखता है जिनका वह अध्ययन कर रहा होता है। अध्याय 1 में समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानव विज्ञान पर की गई चर्चा का स्मरण करें। यह पद्धति अन्य पद्धतियों से कई प्रकार से अलग है। सर्वेक्षणों या साक्षात्कारों जैसी प्रारंभिक आंकड़े एकत्र करने वाली अन्य पद्धतियों के विपरीत क्षेत्रीय कार्य में अनुसंधान के विषय के साथ लंबी अवधि की अंतःक्रिया शामिल होती है। सामान्यतः समाजशास्त्री या सामाजिक मानव विज्ञानी कई महीने, लगभग 1 वर्ष या कभी कभी इसमें ज्यादा भी उन लोगों के बीच उनकी तरह बनकर व्यतीत करते हैं जिनका उन्हें अध्ययन करना होता है। बाहरी अर्थात वहां का निवासी न होने के कारण मानव विज्ञानी को अपने आप को मूल निवासियों की संस्कृति में उनकी भाषा सीखकर तथा उनके प्रतिदिन के जीवन में निकट से सहभागी बनकर उनमें ही मिलना पड़ता है ताकि समस्त स्पष्ट तथा अस्पष्ट तथा ज्ञान तथा कौशल को प्राप्त किया जा सके जो कि अंदर के निवासियों के पास होता है। यद्यपि समाजशास्त्री या मानव विज्ञानी की रुचि कुछ विशेष क्षेत्रों में होती है, सहभागी परीक्षण क्षेत्रीय कार्य का समग्र लक्ष्य समुदाय के जीने के संपूर्ण तरीके सीखना होता है। वास्तव में यह एक बच्चे के उदाहरण जैसा है जिसमें समाजशास्त्री तथा मानव विज्ञानी से आशा की जाती है कि वह अपने अपनाए गए समुदायों के बारे में प्रत्येक वस्तु ठीक उसी प्रकार संपूर्ण तरीके से सीखे जैसे कि एक छोटा बच्चा संसार के बारे में सीखता है। सहभागी परीक्षण को प्रायः क्षेत्रीय कार्य कहा जाता है। यह शब्द मूलतः वनस्पति शास्त्र, प्राणी विज्ञान, भूविज्ञान आदि जैसे विशेष प्राकृतिक विज्ञानों की देन है। इन विषयों में वैज्ञानिक केवल प्रयोगशाला में ही कार्य नहीं करते बल्कि उन्हें अपने विषयों जैसे कि चट्टानों, कीटों या पौधों के बारे में जानने के लिए क्षेत्र में भी जाना पड़ता है। 3. सामाजिक मानव विज्ञान में क्षेत्रीय कार्य एक कठोर वैज्ञानिक पद्धति के रूप में क्षेत्रीय कार्य नव मानव विज्ञान को सामाजिक विज्ञान के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरंभिक मानव विज्ञानी आदिम संस्कृतियों में शौकिया पर उत्साही रुचि रखते हैं कि वे किताबी विद्वान थे जिन्होंने दूरस्थ समुदाय के बारे में जिनकी उन्होंने कभी यात्रा नहीं की। यात्रियों, उपदेशकों, औपनिवेशिक प्रशासकों, सिपाहियों तथा उस स्थान पर गए अन्य व्यक्तियों द्वारा लिखी गई रिपोर्टों तथा विवरणों से उपलब्ध सूचनाओं को इकट्ठा तथा सुव्यवस्थित किया। उदाहरणतः जेम्स फ्रेजर की प्रसिद्ध पुस्तक द गोल्ड बाग, जिसने अनेक आरंभिक मानव विज्ञानियों को प्रेरित किया था, पूरी तरह से ऐसे द्वितीय श्रेणी के विवरणों पर आधारित थी। इसी तरह एमिल दुर्खाइम का आदिम धर्म पर किया गया कार्य भी द्वितीय श्रेणी के विवरणों
विवरणों पर आधारित था। 19वीं सदी के अंत में तथा 20वीं सदी के पहले दशक में बहुत से आरंभिक मानव विज्ञानियों ने, जिनमें कुछ व्यक्ति पेशे से प्राकृतिक वैज्ञानिक थे, जनजातीय भाषाओं, प्रथाओं, अनुष्ठानों तथा आस्थाओं का व्यवस्थित ढंग से सर्वेक्षण आरंभ किया। दूसरी श्रेणी के विवरणों पर निर्भरता को अविश्वसनीय माना जाने लगा तथा स्वयं किए गए कार्यों से प्राप्त श्रेष्ठ परिणामों ने इस बढ़ते हुए पूर्वाग्रह को स्थापित होने में सहायता की। अगले पृष्ठ पर दिए गए बॉक्स को देखें। सन 1920 से सहभागी परीक्षण या क्षेत्रीय कार्य को सामाजिक मानव विज्ञान के प्रशिक्षण और मुख्य पद्धति जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाने लगा। लगभग सभी प्रभावशाली विद्वानों ने अपने क्षेत्र में ऐसे क्षेत्रीय कार्य किए। वास्तव में बहुत से समुदाय या भौगोलिक स्थान क्षेत्रीय कार्य के प्रतिष्ठित उदाहरणों से संबंधित होने के कारण विषय में लोकप्रिय बन गए। वास्तव में सामाजिक मानव विज्ञानी क्षेत्रीय कार्य करते समय क्या करता है? सामान्यतः वह समुदाय जिसका वह अध्ययन करता है कि जनगणना कर कार्य प्रारंभ करता है। इसमें समुदाय में रह रहे सभी लोगों के बारे में विस्तृत सूची, जिसमें उनके लिंग, आयु वर्ग तथा परिवार जैसी सूचनाएं भी है बनाना शामिल है। इसके साथ गांव या रहने की जगह का भौतिक रूप से नक्शा बनाने का प्रयास भी किया जा सकता है, जिसमें घरों तथा सामाजिक तौर पर संबंधित अन्य जगहों की स्थिति भी शामिल होती है। अपने क्षेत्रीय कार्य की प्रारंभिक अवस्था में मानव विज्ञानियों द्वारा प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी है समुदाय की वंशावली बनाना। यह जनगणना द्वारा प्राप्त सूचना पर आधारित हो सकती है, परंतु इसका आगे विस्तार होता है क्योंकि इसके आधार पर प्रत्येक सदस्य का वंश वृक्ष बनाना तथा जहां तक संभव हो सके वंश वृक्ष का पीछे की तरफ विस्तार करना शामिल होता है। उदाहरण के लिए किसी भी परिवार या घर के मुखिया से उसके रिश्तेदारों, उसकी अपनी पीढ़ी में भाइयों बहनों तथा चचेरे भाई बहनों बोर्निस्लावा मेलिनोवास्की तथा क्षेत्रीय कार्य की खोज। हालांकि वह पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने इस पद्धति का प्रयोग किया था। अन्य विद्वानों द्वारा विश्व भर में इस विभिन्न रूपों में जांचा जा चुका था। ब्रोनिस्लावा मेलिनोवस्की पोलैंड के एक मानव विज्ञानी थे जो ब्रिटेन में बसे हुए थे। ऐसा व्यापक तौर पर माना जाता है कि उन्होंने क्षेत्रीय कार्य को सामाजिक मानव विज्ञान की एक विशेष पद्धति के रूप में स्थापित किया। सन 1914 में यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने के समय वह ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर थे, जो कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का एक भाग था। क्योंकि युद्ध में पोलैंड जर्मनी के साथ था, इसे ब्रिटेन द्वारा शत्रु घोषित किया गया था तथा पोलैंड का नागरिक होने के कारण मेलिनोवास्की तकनीकी रूप से शत्रु देश का निवासी बन गए। वास्तव में वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक सम्मानित प्रोफेसर थे तथा ब्रिटिश तथा ऑस्ट्रेलिया के सत्ताधारियों के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध थे, परंतु तकनीकी रूप से शत्रु देश का निवासी होने के कारण कानून के अनुसार उनका एक विशेष जगह में ही सीमित या नजरबंद रहना जरूरी था। मेलिनोवास्की अपने मानववैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए ऑस्ट्रेलिया के अनेक जगहों तथा दक्षिण प्रशांत महासागर के द्वीपों की यात्रा करना चाहते थे। अंततः उन्होंने सत्ताधारियों से अनुरोध किया कि उनकी नजरबंदी दक्षिणी प्रशांत के ट्रिबियांड द्वीपों में करने की अनुमति दी जाए, जो कि ब्रिटिश ऑस्ट्रेलिया के कब्जे में थे। पर इस पर ऑस्ट्रेलिया सरकार ने सहमति प्रदान कर दी तथा उनकी यात्रा के लिए वित्त पोषण भी दिया तथा मेलिनोवास्की ने ट्रोबियांड द्वीपों में 1.5 वर्ष व्यतीत किया। वहाँ के मूल गांवों में एक तंबू में रहे, स्थानीय भाषा सीखी तथा उनकी संस्कृति के बारे में सीखने के लिए वहाँ के मूल निवासियों के साथ गहन अंतःक्रिया की। उन्होंने अपने परीक्षणों का सावधानी पूर्वक विस्तृत रिकॉर्ड रखा तथा दैनिक डायरी भी बनाई। बाद में उन्होंने इन क्षेत्रीय टिप्पणियों तथा डायरियों के आधार पर ट्रोबियांड संस्कृति पर किताबें लिखी। ये पुस्तक शीघ्र लोकप्रिय हो गई तथा आज भी इन्हें क्लासिक माना जाता है। उनके
ट्रोबियांड अनुभव से पहले भी मैलिनोवस्की के विश्वास व्यक्त किया था कि मानव विज्ञान का भविष्य मानव विज्ञान तथा मूल संस्कृति के बीच बिना किसी मध्यस्थ के सीधी अंतःक्रिया पर आधारित है। वह मानते थे कि यह विषय तब तक प्रतिभा संपन्न शौक की स्थिति से आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि इसके अभ्यासकर्ता भाषा को गहनता से सीख कर स्वयं व्यवस्थित ढंग से प्रेक्षण करने का कार्य नहीं करेंगे। यह प्रेक्षण अनुसंधान के विषय क्षेत्र में ही करना होगा, अर्थात यह प्रेक्षण करने के लिए मानव विज्ञान को इस उद्देश्य हेतु कस्बे या बाहर बुलाए गए मूल निवासियों के साक्षात्कार के स्थान पर स्थानीय लोगों के बीच रहना होगा तथा वहां के जीवन को देखना होगा जिस प्रकार वह घटित होता है। दूसभाषीय के प्रयोग से भी बचना होगा। यह तभी संभव है जब मानव विज्ञानी मूल निवासियों से स्वयं सीधे बातचीत करें, तभी उनकी संस्कृति के बारे में सही तथा प्रामाणिक सूचना प्राप्त हो सकती है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनकी प्रभावी स्थिति था। ट्रोबियांड में उनके कार्यों की ख्याति से मैलिनोवस्की को मानव विज्ञान के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण में क्षेत्रीय कार्य को संस्थापक रूप से इसका एक अनिवार्य हिस्सा बनाने के अभियान में सहायता प्राप्त हुई। इसने विषय को एक कठोर विज्ञान जो विद्वतापूर्ण इज्जत का हकदार है की तरह स्वीकृति मिलने में सहायता की के बारे में तत्पश्चात उनके माता पिता की पीढ़ियों में उनके पिता माता उनके भाइयों बहनों आदि के बारे में, इसके बाद परदादा दादी तथा उनके भाइयों बहनों के बारे में और आगे इसी तरह से पूछा जा सकता है। यह कार्य उतनी पीढ़ियों तक के लिए किया जा सकता है जितना व्यक्ति याद रख सकता है। किसी एक व्यक्ति से प्राप्त सूचना की जांच अन्य संबंधियों से सही प्रश्न पूछकर की जा सकती है तथा पुष्टि होने के बाद एक विस्तृत वंश वृक्ष बनाया जा सकता है। यह अभ्यास सामाजिक मानव विज्ञानियों की समुदाय की नातेदारी व्यवस्था को समझने में सहायता करता है। साथ ही किसी व्यक्ति के जीवन में विभिन्न संबंधित किसी प्रकार की भूमिका निभाते हैं तथा इन संबंधों को कैसे बनाए रखा जाता है इसका पता चलता है। एक वंशावली मानव विज्ञानियों की समुदाय की संरचना के बारे में जानने में सहायता करती है तथा व्यवसायिक दृष्टि से उन्हें लोगों से मिलने तथा समुदाय की जीवन शैली में घुलने मिलने में सहायक होती है। इस आधार पर चलकर मानव विज्ञानी लगातार समुदाय की भाषा सीखता है। वह समुदाय के जीवन का परीक्षण करता है तथा एक विस्तृत नोट तैयार करता है जिसमें समुदाय के जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों का उल्लेख होता है। मानव विज्ञानियों की रुचि विशेष रूप से त्योहारों, धार्मिक या अन्य सामूहिक घटनाओं, आजीविका के साधनों, पारिवारिक संबंधों, बच्चों के पालन पोषण के साधनों जैसे प्रसंगों में होती है। इन संस्थाओं और व्यवहारों के बारे में जानने के लिए मानव विज्ञानी को उन वस्तुओं के बारे में अंतहीन प्रश्न पूछने पड़ते हैं जिन्हें समुदाय के सदस्य कोई महत्व नहीं देते हैं। इस भावना के तहत मानव विज्ञानियों को एक बच्चे की तरह होना चाहिए तथा हमेशा क्यों, क्या और अन्य प्रश्न पूछते रहना चाहिए। इसके लिए मानव विज्ञानी अधिकांश सूचना हेतु एक या दो व्यक्तियों पर निर्भर होता है। ऐसे व्यक्तियों को सूचनादाता या मुख्य सूचनादाता कहा जाता है। इनके प्रति प्रारंभिक दिनों में मूल सूचनादाता शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। सूचनादाता मानव विज्ञानियों के लिए अध्यापक का काम करते हैं तथा मानव विज्ञानीय अनुसंधान की संपूर्ण प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता होते हैं। इसी तरह से क्षेत्रीय कार्य के दौरान मानव विज्ञानी द्वारा बनाए गए विस्तृत क्षेत्रीय नोट भी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। इनको प्रतिदिन बिना किसी त्रुटि के लिखा जाना चाहिए। क्रियाकलाप 2 का क्षेत्रीय कार्य के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण निम्नलिखित है। अंडमान निकोबार द्वीपों पर रेड क्लिफ ब्राउन, सूडान में न्यूर पर इनवांस प्रीचार्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न मूल अमेरिकन जनजातियों पर फ्रेंच बोआस, समाओ पर मार्गरेट मीड, बाली पर क्लिफोर्ड गिडज आदि। संसार के नक्शे में इन स्थानों का पता लगाएं। इन जगहों में क्या समान है? एक मानव विज्ञानी के लिए इन अनजानी शक्तियों में रहना कैसा होगा? उन्होंने क्या कठिनाइयां सहन की होगी तथा ये
एक दैनिक डायरी के रूप में भी ले सकते हैं या इनके साथ एक दैनिक डायरी भी लिखी जा सकती है। चौथा, समाजशास्त्र में क्षेत्रीय कार्य। समाजशास्त्री जब क्षेत्रीय कार्य करते हैं तो सामान्यतः समान तकनीकों का उपयोग करते हैं। समाजशास्त्री क्षेत्रीय कार्य अपनी अंतर वस्तु में इतना अलग नहीं होता है और न ही क्षेत्रीय कार्य के दौरान किए गए कार्य में अलग होता है, परंतु इसके संदर्भ में जहां यह किया जाता है और अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों या विषयों के वितरण को दिए गए महत्व के अनुसार अलग होता है। अतः एक समाजशास्त्री भी एक समुदाय में रहता है और उसके अंदर का निवासी बनने का प्रयास करता है। तथापि एक मानव विज्ञानी के विपरीत जो क्षेत्रीय कार्य करने के लिए दूर दराज के जनजातीय समुदाय में चला जाता है, समाजशास्त्री अपना क्षेत्रीय कार्य सभी प्रकार के समाजों के समुदायों में करते हैं। साथ ही समाजशास्त्री क्षेत्रीय कार्य में क्षेत्र में रहना आवश्यक नहीं है, यद्यपि उसे अपना अधिकांश समय समुदाय के सदस्यों के साथ बिताना पड़ता है। उदाहरण के लिए अमेरिकी समाजशास्त्री विलियम फोर्टे वाइटे ने अपना क्षेत्रीय कार्य एक बड़े शहर में इटालियन अमेरिकन गंदी बस्ती की गली में सदस्यों के गैंग के बीच किया तथा अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी लिखी। वह इस क्षेत्र में लगभग 3.5 वर्ष तक घूमते फिरते रहे तथा अपना समय गैंग समाजशास्त्र में क्षेत्रीय कार्य कुछ कठिनाइयां संसार के दूर दराज के इलाकों में आदिम जनजाति के बारे में अध्ययन करने वाले मानव विज्ञानी की तुलना में आधुनिक अमेरिकी समुदाय के विद्यार्थियों को विभिन्न विशिष्ट समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले वह साक्षर लोगों के साथ काम कर रहा होता है। यह निश्चित है कि इनमें से कुछ और शायद अनेक लोग उसकी अनुसंधान रिपोर्ट को पढ़ेंगे जैसा कि मैंने किया है। यदि वह भी उस जिले का नाम जहां उसने वास्तव में अध्ययन किया है बदल दे तो उन अनेक बाहरी व्यक्ति यह पता नहीं लगा पाएंगे कि वास्तव में यह अध्ययन कहां पर किया गया है। उस जिले के व्यक्ति वास्तव में जानते हैं कि यह उनके बारे में है तथा नाम बदलने के बावजूद भी उनसे व्यक्तियों की पहचान छिपाई नहीं जा सकती। वे अनुसंधानकर्ता को जानते हैं तथा वह किन लोगों के साथ जुड़ा हुआ था यह भी जानते हैं तथा यह भी पता है कि विभिन्न समूहों में कौन कौन व्यक्ति थे और इसमें त्रुटि की संभावना बहुत कम है। ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाता है। वह अवश्य चाहेगा कि उसकी पुस्तक से उस जिले के लोगों को कुछ सहायता प्राप्त हो। कम से कम वह अवश्य चाहेगा कि इससे किसी भी प्रकार की हानि की न्यूनतम आशंका हो। वह इस संभावना को पूर्ण रूप से जानता है कि ऐसा होने से इस पुस्तक के प्रकाशन से कुछ व्यक्तियों को कठिनाई हो सकती है। विलियम फोर्टे वाइट स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी पेज 342 या समूह के सदस्यों के बीच बिताया जिनमें से अधिकांश अत्यंत गरीब बेरोजगार युवा थे। यह प्रवासियों के समुदाय की अमेरिका में जन्मी पहली पीढ़ी थी। हालांकि समाजशास्त्री क्षेत्रीय कार्य का यह उदाहरण मानवीय विज्ञान क्षेत्रीय कार्यों की काफी निकट है, फिर भी इसमें महत्वपूर्ण अंतर है। पिछले पृष्ठ के भाग को देखें। समाजशास्त्री क्षेत्रीय कार्य को सिर्फ इस प्रकार होने की आवश्यकता नहीं है कि यह अलग रूप से भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसा कि दूसरे अमेरिकन समाजशास्त्री मिशेल बुराओ के कार्य में किया गया है। उन्होंने शिकागो कारखानों में अनेक महीनों तक कारीगर के रूप में कार्य किया तथा कामगारों के दृष्टिकोण से कार्य के अनुभव के बारे में लिखा। भारतीय समाजशास्त्र में जिस तरह ग्रामीण अध्ययन में क्षेत्रीय कार्य पद्धति का प्रयोग किया गया है वह एक महत्वपूर्ण तरीका है। सन 1950 में अनेक भारतीय तथा विदेशी समाजशास्त्री तथा मानव विज्ञानी गांव के जीवन तथा समाज पर कार्य करने लगे। गांव ने जनजातीय समुदाय जिनका अध्ययन आरंभिक मानव वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था की भूमिका निभाई। यह भी एक सीमित समुदाय था तथा इतना छोटा था कि एक अकेले व्यक्ति द्वारा इसका अध्ययन किया जा सकता था। अर्थात समाजशास्त्री गांव में लगभग प्रत्येक को जान सकता था तथा वहां के जीवन का पता लगा सकता था। तथापि मानव विज्ञान का सरोकार अधिकतर आदिम समुदाय से होने के कारण उपनिवेशवादी भारत में
वादियों में यह लोकप्रिय नहीं था। अनेक शिक्षित भारतीयों का मानना था कि मानव विज्ञान जैसे विषयों में औपनिवेशिक पूर्वाग्रह शामिल है, क्योंकि वे औपनिवेशिक समाजों के विकासात्मक या सकारात्मक पहलुओं के स्थान पर उनके गैर आधुनिक पक्षों को उजागर करते हैं। इसीलिए समाजशास्त्री के लिए केवल जनजातियों का अध्ययन करने के स्थान पर क्रियाकलाप 3, यदि आप गांव में रहते हैं तो अपने गांव के बारे में ऐसे व्यक्तियों को बताने की कोशिश करें जो वहां कभी न गया हो। गांव में आपके जीवन के वे कौन से मुख्य लक्षण होंगे जिन्हें आप महत्व देना चाहेंगे। आपने फिल्म या टेलीविजन पर दिखाए गए गांव को भी अवश्य देखा होगा। आप इन गांव के बारे में क्या सोचते हैं तथा ये आपको गांव से किस प्रकार भिन्न है। फिल्म या टेलीविजन पर दिखाए गए शहरों के बारे में भी सोचिए, क्या आप इनमें रहना पसंद करेंगे। आपने उत्तर के पक्ष में कारण बताएं। यदि आप किसी कस्बे या शहर में रहते हैं तो अपने आस पड़ोस के बारे में ऐसे व्यक्तियों को बताएं जो कभी वहां नहीं गया हो। आपके आस पड़ोस में आपके जीवन की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं जिन्हें आप महत्व देना चाहेंगे। फिल्म या टेलीविजन में दिखाया गया शहरों के पड़ोस से आपका पड़ोस किस प्रकार से भिन्न है या सदृश है। आपने फिल्म या टेलीविजन पर दिखाए गए गांव भी अवश्य देखे होंगे। क्या आप इनमें रहना पसंद करेंगे। अपने उत्तर के पक्ष में कारण बताएं। गांव तथा गांव वालों का अध्ययन करना ज्यादा स्वीकार्य तथा महत्वपूर्ण था। आरंभिक मानव विज्ञान तथा उपनिवेशवाद के बीच संबंधों पर भी प्रश्न पूछे जाने लगे थे। वास्तव में मेलिनोवस्की, इवांस प्रिचर्ड तथा अनेक अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए क्लासिक क्षेत्रीय कार्य इस तथ्य के कारण संभव हो पाए थे कि वे लोग एवं स्थान जहां क्षेत्रीय कार्य किया गया था गांव का अध्ययन करने की विभिन्न शैलियां। सन 1950 तथा 1960 के दौरान गांव का अध्ययन करना भारतीय समाजशास्त्र का मुख्य पेशा बन गया था, परंतु इस से काफी समय पहले एक मशीनरी दंपति विलियम तथा चार्लोटो वाइजर ने, जो उत्तर प्रदेश के एक गांव में 5 वर्ष तक रहे, एक प्रसिद्ध ग्रामीण अध्ययन बिहाइंड मड वॉल्स लिखा था। वाइजर की यह पुस्तक उसने मशीनरी कार्य का एक उप उत्पाद थी। हालांकि विलियम वाइजर एक समाजशास्त्री के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त थे तथा इससे पहले भी जमानी व्यवस्था पर एक पुस्तक लिख चुके थे। सन 1950 में किए गए एक ग्रामीण अध्ययन विभिन्न संदर्भों में जन्मे थे तथा अनेक विभिन्न तरीकों से किए गए थे। क्लासिक सामाजिक मानव विज्ञानी शैली मुख्य थी तथा इसके साथ जनजाति या सीमित समुदाय का स्थान गांव ने ले लिया था। इस तरह के क्षेत्रीय कार्य का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण शायद M.N. श्रीवास्तव की प्रसिद्ध पुस्तक रिम्बरंड विलेज में दिया गया था। श्रीनिवास ने मैसूर के निकट एक गांव में 1 वर्ष बिताया जिसे उन्होंने रामपुरा नाम दिया। इस पुस्तक का शीर्षक यह बताता है कि श्रीनिवास द्वारा तैयार किया गए क्षेत्रीय नोट्स आग में जल गए तथा उन्होंने अपनी याददाश्त के आधार पर गांव के बारे में लिखना पड़ा था। एक अन्य प्रसिद्ध ग्रामीण अध्ययन सन 1950 में S.C. दुबे द्वारा लिखित इंडियन विलेज था। उस्मानिया विद्यालय में एवं सामाजिक मानव विज्ञान के रूप में दुबे एक बहुत विषयक दल के सदस्य थे, जिसमें कृषि विज्ञान, अर्थशास्त्र, पशु विज्ञान तथा औषध विज्ञान के विभाग शामिल थे। उन्होंने सिकंदराबाद के निकट सिमरपेट नामक एक गांव का अध्ययन किया। इस बड़ी सामूहिक परियोजना का उद्देश्य सिर्फ गांव का अध्ययन करना ही नहीं बल्कि उसका विकास करना भी था। दरअसल इसका उद्देश्य सिमरपेट को एक ऐसी प्रयोगशाला बनाना था जहां ग्रामीण विकास कार्यक्रम बनाने हेतु प्रयोग किए जा सकते थे। ग्रामीण अध्ययन की एक अन्य शैली सन 1950 में किए गए कॉर्नेल विलेज स्टडी प्रोजेक्ट में दिखाई देती है। कॉर्नेल विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ की गई परियोजना में अमेरिकन मनोविज्ञानियों तथा भाषाविदों का एक
समूह था जिन्होंने भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक गांवों का अध्ययन किया। ग्रामीण समाज तथा संस्कृति का बहुविषयक अध्ययन करने की यह अति महत्वपूर्ण शैक्षिक परियोजना थी तथा परियोजना में कुछ भारतीय विद्वान भी शामिल थे जिन्होंने कई अमेरिकनों का प्रशिक्षण में सहायता की तथा जो बाद में भारतीय समाज के प्रसिद्ध विद्वान बने। अपनी वैश्विक साम्राज्यों का हिस्सा तथा यह उन देशों द्वारा शासित थे जहां से पश्चिमी मानव विज्ञानी आए थे। तथापि पद्धति शास्त्रीय कारणों की बजाय गांवों पर किए गए अध्ययन इसलिए अधिक महत्वपूर्ण थे क्योंकि उन्होंने भारतीय समाजशास्त्र को एक ऐसा विषय उपलब्ध कराया जो नए स्वतंत्र भारत में अत्यंत रुचिकर था। सरकार की रुचि विकासशील ग्रामीण भारत में थी। राष्ट्रीय आंदोलन विशेष रूप से महात्मा गांधी ग्राम उत्थान कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। यहाँ तक कि शहरी शिक्षित भारतीय भी ग्रामीण जीवन में अत्यधिक रुचि ले रहे थे क्योंकि इनमें से अधिकतर के कुछ पारिवारिक तथा वर्तमान ऐतिहासिक संबंध गांव से थे। इससे बढ़कर गांव ऐसी जगह थी जहां अधिकांश भारतीय रहते थे और अभी भी रहते हैं। इन्हीं कारणों से गांव के अध्ययन भारतीय समाजशास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे तथा ग्रामीण समाज का अध्ययन करने के लिए क्षेत्रीय कार्य पद्धतियां अत्यंत अनुकूल थी। सहभागी परीक्षण की कुछ सीमाएं आप पहले ही देख चुके हैं कि सहभागी परीक्षण क्या कर सकता है। इसका मुख्य ताकत यह है कि यह अंदर के व्यक्तियों के दृष्टिकोण से जीवन की महत्वपूर्ण तथा विस्तृत तस्वीर उपलब्ध कराता है। यह आंतरिक दृष्टिकोण ही है जो क्षेत्रीय कार्य करने के लिए दिए गए समय तथा प्रयासों के अत्यधिक निवेश के बदले से प्राप्त होता है। अधिकांश अन्य अनुसंधान पद्धतियां काफी लंबे समय के उपरांत क्षेत्रीय एवं विस्तृत ज्ञान होने का दावा नहीं कर सकती क्योंकि वे सामान्यतः संक्षिप्त तथा जल्दी में दिए गए क्षेत्रीय दौरे पर आधारित होती हैं। क्षेत्रीय कार्य में प्रारंभिक प्रभाव में सुधार करने की गुंजाइश होती है जो कि प्रायः त्रुटिपूर्ण या पूर्वाग्रही हो सकते हैं। यह अनुसंधानकर्ता को रुचि के विषय में हुए परिवर्तनों को जानने तथा विभिन्न परिस्थितियों या संदर्भों के प्रभाव जानने में भी सहायता करता है। उदाहरणतः किसी अच्छी फसल के साल में और बुरी फसल के साल में सामाजिक संरचना या संस्कृति के विभिन्न पक्षों को जाना जा सकता है। रोजगार या बेरोजगार व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग हो सकता है आदि। क्योंकि सहभागी प्रेक्षक क्षेत्र में पूरा समय व्यतीत करता है इसलिए उन अनेक त्रुटियों पर पूर्वाग्रह से बच सकता है जिनसे सर्वेक्षण प्रश्नावलियों या अल्पकालीन परीक्षणों के द्वारा नहीं बचा जा सकता। परंतु सभी अनुसंधान पद्धतियों की तरह क्षेत्रीय कार्य की भी कुछ कमजोरियां हैं, अन्यथा सभी समाज विज्ञानी इसी एक पद्धति का प्रयोग कर रहे होते। अपनी प्रकृति के कारण क्षेत्रीय कार्य में लंबे समय तक चलने वाला तथा किसी एक अकेले अनुसंधानकर्ता द्वारा किया जाने वाला गहन अनुसंधान निहित होता है। अतः यह विश्व के एक छोटे से भाग को ही अनुसंधान में शामिल कर पाता है। सामान्यतः यह एक अकेला गांव या छोटा समुदाय होता है। हम कभी भी निश्चित नहीं कर सकते कि मानव विज्ञानी या समाजशास्त्री द्वारा क्षेत्रीय कार्य के दौरान किए गए परीक्षण बड़े समुदाय अर्थात अन्य गांवों, क्षेत्रों या देशों में भी अधिक रूप से समान होंगे या फिर ऐसा अपवाद स्वरूप होता है। शायद यह क्षेत्रीय कार्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। क्षेत्रीय कार्य पद्धति की एक अन्य महत्वपूर्ण सीमा यह होती है कि हमें यह पता नहीं होता कि यह मानवीय विज्ञान की आवाज है या फिर उन लोगों की जिनके बारे में अध्ययन किया गया है। वास्तव में इसका उद्देश्य उन लोगों के मतों का ही प्रतिनिधित्व माना जाता है जिनका अध्ययन किया गया है, परंतु इसकी सदैव संभावना रहती है कि मानव विज्ञानी द्वारा चेतन तथा अवचेतन मन से उनके नोट्स में लिखी गई किन बातों का चयन किया गया है तथा वह पाठकों के सामने इस अपनी पुस्तक या संबंधों में कैसे प्रस्तुत करता है। क्योंकि हमारे पास मानव विज्ञानी के कथनों के अतिरिक्त कोई अन्य
रूप उपलब्ध नहीं होता, अतः इसमें सदैव त्रुटि या पूर्वाग्रह की संभावना बनी रहती है। यद्यपि यह जोखिम अधिकांश अनुसंधानों पद्धतियों में विद्यमान रहता है। सामान्यतः क्षेत्रीय कार्य पद्धतियों को की आलोचना एक पक्षीय संबंधों के कारण भी की जाती है, जिन पर वे अधिक आधारित होती हैं। मानव विज्ञानी समाजशास्त्री प्रश्न पूछते हैं और उत्तर प्रस्तुत करते हैं तथा लोगों के लिए बोलते हैं। इसके विरोध में कुछ विद्वानों ने अधिक संवादीय प्रारूप बनाने की सुझाव दिया, अर्थात क्षेत्रीय कार्य के परिणामों के प्रस्तुतिकरण के तरीके जिनमें उत्तरदाता तथा लोग प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं। ठोस शब्दों में इसमें विद्वान व्यक्ति के कार्य का समुदाय की भाषा में अनुवाद तथा इस पर उनकी राय और उनके उत्तरों को रिकॉर्ड करना शामिल है। ज्यों-ज्यों अनुसंधानकर्ता तथा जिन व्यक्तियों पर अनुसंधान किया जाता है उनके बीच की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दूरी या अंतर कम होता है, त्यों-त्यों इस बात की संभावना बढ़ती जाती है कि विद्वानों के कथनों पर लोगों द्वारा प्रश्न किए जाएंगे, इन्हें मान लिया जाएगा तथा लोगों द्वारा इन्हें स्वयं ठीक कर लिया जाएगा। इससे निश्चित रूप से समाजशास्त्रीय अनुसंधान ज्यादा विवादास्पद तथा अधिक कठिन हो जाएगा, परंतु लंबे समय के लिए यह एक अच्छी बात ही हो सकती है, क्योंकि इससे सामाजिक विज्ञान को आगे ले जाने में तथा इसे और अधिक जनतांत्रिक बनाने में सहायता मिलेगी। ये तवे अधिक से अधिक लोगों को ज्ञान की रचना करने तथा इसमें आलोचनात्मक दृष्टि से भाग लेने में सहायता मिलेगी। सर्वेक्षण क्षेत्रीय कार्य के लिए अब तक ज्ञात सबसे अच्छी समाजशास्त्री पद्धति है, जो कि अब आधुनिक सार्वजनिक जीवन का इस तरह से एक हिस्सा बन गई है। यह एक सामान्य बात हो गई है। आज इसका विश्व भर में सभी संदर्भों में प्रयोग किया जा रहा है तथा ये संदर्भ समाजशास्त्र में सरोकारों से बाहर चले गए हैं। भारत में भी हमने देखा है कि सर्वेक्षणों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के गैर शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, जिनमें चुनाव परिणामों का पूर्वानुमान लगाना, उत्पादों को बेचने के लिए विपणन नीतियां बनाना तथा विषयों की व्यापक भिन्नताओं के बारे में लोकप्रियता का पता लगाना शामिल है। जैसा कि स्वयं शब्द से स्पष्ट है, सर्वेक्षण में संपूर्ण तथ्यों का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। यह किसी विषय पर सावधानी पूर्वक चयन किए गए लोगों के प्रतिनिधि समुच्चय से प्राप्त सूचना का व्यापक या विस्तृत दृष्टिकोण होता है। ऐसे लोगों को प्रायः उत्तरदाता कहा जाता है। ये अनुसंधानकर्ता द्वारा उनसे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सर्वेक्षण अनुसंधान सामान्यतः विस्तृत दल द्वारा किया जाता है, जिससे अध्ययन की योजना बनाने वाले तथा रूपरेखा तैयार करने वाले अनुसंधानकर्ता तथा उनके सहयोगी और सहायक, जिन्हें अन्वेषक या अनुसंधान सहायक कहा जाता है, शामिल होते हैं। सर्वेक्षण के प्रश्न विभिन्न प्रकार से पूछे जा सकते हैं तथा इनके उत्तर भी विभिन्न प्रकार से दिए जा सकते हैं। अक्सर अन्वेषक द्वारा व्यक्तिगत दौरे के दौरान इन्हें मौखिक रूप से पूछा जाता है तथा कभी कभी दूरभाष द्वारा पूछा जाता है। अन्वेषक द्वारा लाई गई या डाक द्वारा प्राप्त प्रश्नावलियों में भी उत्तर लिखे जा सकते हैं। कंप्यूटरों तथा दूरसंचार तकनीकों के बढ़ते जनगणना तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श निर्देशों सर्वेक्षण संगठन प्रत्येक 10 वर्ष में की जाने वाला भारत की जनसंख्या सर्वेक्षण विश्व में इस प्रकार का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। हम में से ज्यादा जनसंख्या वाला देश है चीन, जहां ऐसी नियमित जनगणना नहीं होती। इसमें लाखों अन्वेषक तथा अत्यधिक संख्या में संगठनों के समावेशों के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा बड़ी धनराशि व्यय की जाती है। यद्यपि बदले में हमें भारत में रहने वाले प्रत्येक घर तथा भारत में रहने वाले 1 अरब से ज्यादा लोगों में से प्रत्येक व्यक्तियों जो इसमें शामिल होते हैं का वास्तविक सर्वेक्षण प्राप्त होता है। स्पष्ट रूप से ऐसे विस्तृत सर्वेक्षण बार बार नहीं किए जा सकते। दरअसल अनेक विकसित देश अब पूर्ण जनगणना नहीं कराते। इसके स्थान पर वे अपनी जनसंख्या संबंधित आंकड़ों के लिए प्रतिदर्श सर्वेक्षण पर आश्रित हैं, क्योंकि ऐसे सर्वेक्षण काफी हद तक सही पाए गए। भारत में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO गरीबी तथा बेरोजगारी के स्तर का तथा अन्य विषयों हर वर्ष
प्रतिदर्श सर्वेक्षण कराता है। प्रत्येक 5 वर्ष में यह एक विस्तृत सर्वेक्षण कराता है, जिसमें लगभग 1.2 लाख घर शामिल होते हैं, जिसमें पूरे भारत में 6 लाख से ज्यादा व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। वास्तव में इसे विस्तृत प्रतिदर्श माना जाता है तथा NSSO द्वारा किए गए सर्वेक्षण संसार में नियमित रूप से किए गए सबसे बड़े सर्वेक्षणों में गिने जाते हैं, क्योंकि भारत की कुल आबादी 100 करोड़ से अधिक है। अतः आप देख सकते हैं कि NSSO के पंचवर्षीय सर्वेक्षणों में शामिल प्रतिदर्श भारत की जनसंख्या के लगभग 0.06%, मात्र 1% के 20वें भाग से थोड़ा ज्यादा है। चूंकि इसका चयन वैज्ञानिकों तौर पर संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए होता है, इतने छोटे अनुपात पर आधारित होने के बावजूद NSSO प्रतिदर्श जनसंख्या की विशेषताओं का अनुमान कर सकता है। प्रयोग के फलस्वरूप आज इलेक्ट्रॉनिक रूप में सर्वेक्षण करना भी संभव हो गया है। इस प्रारूप में उत्तरदाता प्रश्नों को ईमेल, इंटरनेट या इसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा प्राप्त करता है तथा इसके द्वारा ही उत्तर देता है। सामाजिक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में सर्वेक्षण का मुख्य लाभ यह है कि इसके द्वारा जनसंख्या के केवल छोटे से भाग पर सर्वेक्षण करके इसके परिणामों को बड़ी जनसंख्या पर लागू किया जा सकता है। अतः सीमित समय, प्रयास तथा धन के निवेश द्वारा सर्वेक्षण बड़ी जनसंख्याओं के अध्ययन को संभव बनाता है। यही कारण है कि सामाजिक विज्ञानों तथा अन्य क्षेत्रों में यह अत्यधिक लोकप्रिय पद्धति है। सांख्यिकी की शाखा जिसे प्रतिदर्श सिद्धांत कहा जाता है की खोज का लाभ उठाते हुए प्रतिदर्श सर्वेक्षण चयन के मामलों में सावधान होने के बावजूद परिणामों का सामान्यीकरण कर सकता है। इस सरल उपाय का महत्वपूर्ण कारण प्रतिदर्श का प्रतिनिधित्व है। हम एक दी गई जनसंख्या में से प्रतिनिधि प्रतिदर्श का चयन कैसे करेंगे? व्यापक रूप में प्रतिदर्श की चयन प्रक्रिया 2 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत यह है कि जनसंख्या में सभी महत्वपूर्ण उप समूहों को पहचाना जाए तथा प्रतिदर्श में उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए। अधिकतर बड़ी जनसंख्या एक समान नहीं होती, उनमें भी स्पष्ट उप श्रेणियां होती हैं। इसे स्तरीकरण कहा जाता है। नोट करें कि स्तरीकरण की यह सांख्यिकी धारणा है जो स्तरीकरण की समाजशास्त्रीय संकल्पनाओं से अलग है, जिसका आपने अध्याय 4 में अध्ययन किया है। उदाहरणतः जब भारत की जनसंख्या के बारे में बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि यह जनसंख्या शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बटी हुई है, जो कि एक दूसरे से काफी हद तक अलग है। किसी भी एक राज्य की ग्रामीण जनसंख्या पर विचार करते समय हमें इस तथ्य का ध्यान रखना होगा कि यह जनसंख्या विभिन्न आकार वाले गांवों में रहती है। इसी तरह से किसी एक गांव की जनसंख्या भी वर्ग, जाति, लिंग, आयु, धर्म या अन्य मानदंडों के आधार पर स्तरीकृत हो सकती है। संक्षिप्त में स्तरीकरण की धारणा हमें बताती है कि प्रतिदर्श का प्रतिनिधित्व दी गई जनसंख्या के सभी संबंध स्तरों की विशेषताओं को दर्शाने की क्षमता पर निर्भर है। किस प्रकार के प्रतिदर्श को प्रासंगिक माना जाए यह अनुसंधान के अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्यों पर निर्भर है। उदाहरणतः धर्म के प्रति मनोवृत्तियों के बारे में अध्ययन करते समय यह महत्वपूर्ण हो सकता है कि सभी धर्मों के सदस्यों को शामिल किया जाए। मजदूर संघों के प्रति मनोवृत्तियों पर अनुसंधान करते समय कामगारों, प्रबंधकों तथा उद्योगपतियों को शामिल करना चाहिए। प्रतिदर्श चयन का दूसरा सिद्धांत है वास्तविक इकाई, अर्थात व्यक्ति या गांव या घर का चयन पूर्णतः अवसर आधारित होना चाहिए। इसे यादृच्छिककरण रैंडमली कहा जाता है, जो कि स्वयं संभावित की संकल्पना पर आधारित है। आपने अपने गणित पाठ्यक्रम में संभावित के बारे में पढ़ा होगा। संभावितता का आशय घटना के घटित होने के अवसरों या विषमताओं से है। उदाहरण के लिए जब हम सिक्का उछालते हैं तो यह या तो चित्त की ओर पड़ता है या फिर पट की ओर। सामान्यतः सिक्कों में चित्त या पट आने का अवसर या संभावित लगभग एक समान है, अर्थात प्रत्येक का 50% होता है। वास्तव में जब आप सिक्का उछालते हैं तो दोनों में से कौन सी घटनाएं होती है, अर्थात चित्त आता है या पट, यह पूरी तरह से अवसर पर निर्भर करता है। और
किसी बात पर नहीं। इस प्रकार के अवसरों को यादृच्छिक अवसर कहा जाता है। हम एक प्रतिदर्श को चुनने में समान विचार का उपयोग करते हैं। हम सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि प्रतिदर्श में चयन किए गए व्यक्ति या घर या गांव या पूर्णतः अवसर द्वारा चयनित हो, किसी अन्य तरह से नहीं। अतः प्रतिदर्श में चयन होना किस्मत की बात है, जैसे कि लॉटरी जीतना। यह तभी हो सकता है जब यह सच हो कि प्रतिदर्श एक प्रतिनिधित्व प्रतिदर्श होगा। यदि कोई सर्वेक्षण दल अपने प्रतिदर्श में केवल उन्हीं गांवों का चयन करता है जो मुख्य सड़कें के निकट हों, तो यह प्रतिदर्श यादृच्छिक या संयोगवश न होकर पूर्वग्रहित होंगे। इसी तरह से यदि हम अधिकतर मध्यम वर्ग के घरों या अपने जानकार घरों का चयन करते हैं तो प्रतिदर्श पुनः पूर्वग्रहित होंगे। मुख्य बिंदु यह है कि जनसंख्या से संबंधित स्तरों का पता लगाने के बाद प्रतिदर्श घरों या उत्तरदाताओं का वास्तविक चयन पूर्णतः संयोग के आधार पर होने चाहिए। इसे विभिन्न तरीकों से सुनिश्चित किया जा सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। इनमें सामान्य रूप से लॉटरी निकालना, पासे फेंकना, इस उद्देश्य हेतु विशेष रूप से बनाई गई प्रतिदर्श नंबर प्लेटों का प्रयोग तथा हाल ही में गणकों या सगणकों द्वारा बनाई गई प्रतिदर्श संख्याएं शामिल हैं। एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण का चयन कैसे किया जाता है, इसे जानने के लिए आइए हम एक ठोस उदाहरण ले। मान लीजिए कि हम उस परिकल्पना की जांच करना चाहते हैं जिसमें यह कहा गया है कि छोटे आपस में अधिक घनिष्ठता वाले समुदाय बड़े अधिक अवैतनिक समुदाय की तुलना में ज्यादा अंत सामुदायिक समन्वय की उत्पत्ति करते हैं। सरलता से समझने के लिए मान लेते हैं कि हम भारत के किसी एक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रुचि रखते हैं। प्रतिदर्श चयन करने की सरलतम संभावित प्रक्रिया राज्य के सभी गांवों की उनकी जनसंख्या के साथ सूची बनाने से प्रारंभ होगी। यह सूची जनगणना आंकड़ों से भी प्राप्त की जा सकती है। तत्पश्चात हमें छोटे तथा बड़े गांवों के मानदंडों को परिभाषित करना होगा। गांवों की मूल सूची से अब हमें सभी मध्यम गांवों अर्थात जो न तो छोटे हैं और न ही बड़े, उनको हटाना होगा। अब हमारे पास गांव के आकार के अनुसार एक शोधित सूची है। हमारे अनुसंधान संबंधी प्रश्नों के अनुसार हम प्रत्येक स्तर अर्थात छोटे तथा बड़े गांवों को समान महत्व देना चाहते हैं। अतः हमने प्रत्येक स्तर में 10 गांवों को चुनने का निर्णय लिया। इसके लिए हम छोटे तथा बड़े गांव की सूची को क्रम प्रदान करेंगे तथा प्रत्येक सूची में लॉटरी द्वारा 10-10 गांवों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा करेंगे। अब हमारे पास राज्यों के 10 छोटे तथा 10 बड़े गांवों वाले प्रतिदर्श हैं तथा हम इन गांवों का अध्ययन यह जानने के लिए प्रारंभ कर सकते हैं कि हमारी प्रारंभिक परिकल्पना सही थी या नहीं। वास्तव में यह एक अत्यधिक सरल रूपरेखा है। वास्तविक अनुसंधान अध्ययनों में सामान्यतया अधिक जटिल रूपरेखा होती है, जिसमें प्रतिदर्श चयन प्रक्रिया अनेक चरणों में विभाजित होती है तथा इसमें अनेक स्तर शामिल होते हैं। परंतु मूल सिद्धांत समान रहता है। एक लघु प्रतिदर्श का सावधानी पूर्वक चयन किया जाए ताकि यह पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सके। तत्पश्चात प्रतिदर्श का अध्ययन किया जाता है और इससे प्राप्त परिणामों का सामान्यीकरण कर इसे संपूर्ण जनसंख्या पर लागू किया जाता है। वैज्ञानिक ढंग से चयन किए गए प्रतिदर्श की सांख्यिकी विशेषताएं सुनिश्चित करती हैं कि प्रतिदर्श की क्रियाकलाप 4 अपने समूह में उन सर्वेक्षणों के बारे में चर्चा कीजिए जिनके बारे में आप जानते हैं। ये चुनाव सर्वेक्षण या समाचार पत्रों या टेलीविजन माध्यमों द्वारा किए गए अन्य लघु सर्वेक्षण भी हो सकते हैं। जब सर्वेक्षण के परिणाम घोषित किए गए तो क्या सीमांत त्रुटि के बारे में भी बताया गया था? क्या यह बताया गया था कि सर्वेक्षण का आकार क्या है तथा इनका चयन कैसे किया गया था? जहां अनुसंधान पद्धतियों के ये पक्ष साफ तौर पर न दिए गए हों, वहां आपको इन सर्वेक्षण के बारे में सवाल करना चाहिए, क्योंकि इनके बिना निष्कर्षों का मूल्यांकन करना संभव नहीं है। सर्वेक्षण पद्धतियों का प्रचलित माध्यमों में प्रायः दुरुपयोग किया जाता है। पूर्वग्रही तथा
प्रतिनिधि प्रतिदर्श के आधार पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। आप इस परिप्रेक्ष्य से उन सर्वेक्षणों के बारे में जिनके बारे में आप जानते हैं चर्चा कर सकते हैं। क्रियाकलाप 5, यदि आपके सर्वेक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना हो तो आप अपने स्कूल में सभी विद्यार्थियों में से प्रतिनिधि प्रतिदर्श का चयन करने के लिए क्या करेंगे। जिन विद्यार्थियों के अनेक भाई तथा बहन हैं उन विद्यार्थियों की तुलना में जिनका एक भाई या बहन या कोई भी नहीं है पढ़ाई में अच्छे हैं या बुरे। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5, माध्यमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8, उच्च माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 से 12 में अंतरालों के समय में विद्यार्थियों का सबसे लोकप्रिय क्रियाकलाप कौन सा है। क्या किसी विद्यार्थी का प्रिय विषय उसके प्रिय शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाला विषय है। क्या लड़के तथा लड़कियों को इस संबंध में कोई अंतर है। नोट इन प्रत्येक प्रश्नों के लिए विभिन्न प्रतिदर्श रूपरेखा बनाएं। समग्र सांख्यिकी लिंगानुपात में तीव्र गिरावट। आपने अध्याय 3 में लिंगानुपात में तीव्र गिरावट के बारे में पढ़ा। हाल ही के दशकों में लड़कों की संख्या की तुलना में बहुत कम लड़कियां जन्म ले रही हैं तथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में यह समस्या चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। लिंगानुपात तरुण या बाल 0 से 6 वर्ष की आयु में 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या व्यक्त करता है। यह अनुपात संपूर्ण भारत में या अनेक राज्यों दोनों में दशकों के दौरान तीव्रता से कम हो रहा है। यहाँ पर भारत के तथा चयन किए गए राज्यों के 1991 तथा 2001 की जनगणना में दिए गए औसत तरुण लिंगानुपात को दिया गया है। 0 से 6 वर्ष आयु के प्रति 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या सन 2011 में 1991 से 2011 भारत 945, 927, 914, पंजाब 875, 798, 846, हरियाणा 889, 819, 830, दिल्ली 915, 868, 866, गुजरात 928, 883, 890, हिमाचल प्रदेश 1951, 896, 901। स्रोत http अपडेट ऑक्सकॉम इंडिया चाइल्ड सेक्स रेशो इन इंडिया स्टेट वाइज डाटा। बाल लिंगानुपात एक ऐसा समग्र या समिष्ट चर है जो तभी दिखाई देता है जब आप बड़ी संख्याओं की सांख्यिकी को मिलाते हैं, इकट्ठा करते हैं। हम एक परिवार को देखकर नहीं बता सकते कि समस्या इतनी विकट है। किसी भी एक परिवार में लड़कों तथा लड़कियों के सापेक्षिक अनुपात की क्षतिपूर्ति उन परिवारों के विभिन्न अनुपातों से सदैव की जा सकती है जिन्हें हमने कभी नहीं देखा है। जनगणना जैसी पद्धतियों के प्रयोग द्वारा या बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करके ही पूरे समुदाय के कुल अनुपात की गणना की जा सकती है तथा समस्या का पता लगाया जा सकता है। क्या आप ऐसे अन्य सामाजिक मुद्दों के बारे में सोच सकते हैं जिनका सर्वेक्षण या जनगणनाओं द्वारा ही अध्ययन विशेषताएं उस जनसंख्या की विशेषताओं से घनिष्ठ रूप से मिलती है जो जिससे इसे लिया गया है। इनमें सूक्ष्म अंतर हो सकते हैं परंतु ऐसे विचलन की संभावना को निर्धारित किया जा सकता है। इसे सीमांत त्रुटि या प्रतिदर्श की त्रुटि कहा जाता है। यह अनुसंधानकर्ताओं की गलती से नहीं अपितु इस बात में उत्पन्न होती है कि हम बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए छोटे प्रतिदर्श प्रयोग कर रहे हैं। प्रतिदर्श सर्वेक्षण के परिणामों की सूचना देते समय अनुसंधानकर्ताओं को अपने प्रतिदर्श के आकार तथा रूपरेखा तथा सीमांत त्रुटि के बारे में अवश्य बताना चाहिए। सर्वेक्षण विधि की मुख्य विशेषता यह है कि यह अपेक्षाकृत कम समय तथा धन के द्वारा जनसंख्या के बारे में विस्तृत परिप्रेक्ष्य उपलब्ध कराती है। प्रतिदर्श जितना बड़ा होगा इसके सही प्रतिनिधित्व होने के अवसर उतने ही ज्यादा होंगे। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण उदाहरण जनगणना का है जिसमें पूरी जनसंख्या शामिल है। व्यवहार में प्रतिदर्श का आकार 30 से 40 से लेकर हजारों में हो सकता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन पर बात से देखें। केवल
प्रतिदर्श का आकार ही महत्वपूर्ण नहीं है, इसके चयन का तरीका ज्यादा महत्वपूर्ण है। वास्तव में प्रतिदर्श चयन के बारे में निर्णय प्राय व्यवहारिक विचार विमर्श पर आधारित होते हैं। उन परिस्थितियों में जिनमें जनगणना का उपयोग व्यवहारिक तौर पर न किया जा सकता हो, वहां पर संपूर्ण जनसंख्या के अध्ययन हेतु सर्वेक्षण ही अध्ययन के उपलब्ध साधन होते हैं। सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह एक समग्र तस्वीर उपलब्ध कराता है, अर्थात यह एक व्यक्ति के स्थान पर सामूहिकता के आधार पर बनी तस्वीर दिखाता है। बहुत सी सामाजिक समस्याएं तथा मुद्दे इस समग्र स्तर पर दिखाई देते हैं। इन्हें खोज के अत्यधिक सूक्ष्म स्तरों पर पहचाना नहीं जा सकता। तथापि अनुसंधान पद्धतियों की तरह से सर्वेक्षण की भी अपनी कमजोरियां होती हैं। यद्यपि इसमें व्यापक विस्तार की संभावना होती है, यह विस्तार की गहनता के मूल्य पर प्राप्त किया जाता है। सामान्यतः एक बड़े सर्वेक्षण के भाग के रूप में उत्तरदाताओं से गहन सूचना प्राप्त करना संभव नहीं होता। उत्तरदाताओं की संख्या अधिक होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति पर व्यय किया जाने वाला समय सीमित होता है। साथ ही अन्वेषकों की अपेक्षाकृत बड़ी संख्या द्वारा सर्वेक्षण प्रश्नावलियां उत्तरदाता को उपलब्ध कराई जाती है। यह सुनिश्चित कराना कठिन हो जाता है कि जटिल प्रश्नों या जिन प्रश्नों के लिए विस्तृत सूचना चाहिए उन्हें उत्तरदाताओं से ठीक एक ही तरीके से पूछा जाएगा। प्रश्न पूछने या उत्तर रिकॉर्ड करने के तरीके में अंतर होने पर सर्वेक्षण में त्रुटियां या आ सकती हैं। यही कारण है कि किसी भी सर्वेक्षण के लिए प्रश्नावली, कभी कभी इन्हें सर्वेक्षण के उपकरण भी कहा जाता है, की रूपरेखा सावधानी पूर्वक तैयार करनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रयोग अनुसंधानकर्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। अतः इसके प्रयोग के दौरान इसमें त्रुटि को दूर करने या संशोधित करने की थोड़ी बहुत संभावना रहती है। अन्वेषक तथा उत्तरदाता के बीच क्योंकि किसी प्रकार के दीर्घकालिक संबंध नहीं होते तथा इसके कारण कोई आपसी पहचान या विश्वास नहीं होता। किसी भी सर्वेक्षण में पूछे गए प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो कि अजनबियों के मध्य पूछे जा सकते हों तथा उनका उत्तर दिया जा सकता हो। कोई भी निजी या संवेदनशील प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, या अगर पूछा भी जाता है तो इसका उत्तर सच्चाई पूर्वक देने के स्थान पर सावधानी पूर्वक दिया जाता है। इस प्रकार की समस्याओं को कभी कभी गैर प्रतिदर्श त्रुटियां कहा जाता है, अर्थात ऐसी त्रुटियां जो प्रतिदर्श की प्रक्रिया के कारण न हो अपितु अनुसंधान रूपरेखा में कमी या त्रुटि के कारण हो या इसके कार्यान्वयन की विधि के कारण हो। दुर्भाग्यवश इनमें से कुछ त्रुटियों का पता लगाना तथा इनसे बचना कठिन होता है। इस कारण से सर्वेक्षण में गलती होना तथा जनसंख्या की विशेषताओं के बारे में भ्रामक या गलत अनुमान लगाना संभव होता है। अतः अंत में किसी भी सर्वेक्षण की सबसे महत्वपूर्ण सीमा यह है कि इसे सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए इन्हें कठोर संरचित प्रश्नावली पर आधारित होना पड़ता है। हालांकि प्रश्नावली की रूपरेखा चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, इसका सफलता अंत में अन्वेषकों तथा उत्तरदाताओं की अंतः क्रियाओं की प्रकृति पर और विशेष रूप से उत्तरदाताओं की सद्भावना तथा सहयोग पर निर्भर करती है। साक्षात्कार मूलतः अनुसंधानकर्ता तथा उत्तरदाता के बीच निर्देशित बातचीत होती है। हालांकि इसके साथ कुछ तकनीकी पक्ष जुड़े होते हैं। प्रारूप की सरलता भ्रामक हो सकती है, क्योंकि एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता बनने के लिए व्यापक अनुभव तथा कौशल होना जरूरी होता है। साक्षात्कार सर्वेक्षण में प्रयोग की गई संरचित प्रश्नावली तथा सहभागी परीक्षण पद्धति की तरह पूर्ण रूप से खुली अंतःक्रियाओं के बीच स्थान रखता है। इसका सबसे बड़ा लाभ प्रारूप का अत्यधिक लचीलापन है। प्रश्न को पुनः निर्मित किया जा सकता है या अलग ढंग से बताया जा सकता है। बातचीत में हुई प्रगति या प्रगति कम होने पर के अनुसार विषयों या प्रश्नों का क्रम बदला जा सकता है। जिन विषयों पर अच्छी सामग्री मिल रही हो उन्हें विस्तारित किया जा सकता है तथा जिन मामलों में प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं हो रही हो उन्हें संक्षिप्त रूप दिया जा सकता है या किसी अन्य अवसरों पर बाद में जानने हेतु स्थगित किया जा सकता है, और यह सब साक्षात्कार के दौरान किया जा सकता है। दूसरी
तरफ साक्षात्कार पद्धति के रूप में साक्षात्कार से संबंधित लाभों के साथ अन्य कहानियां भी हैं। इसका यही लचीलापन उत्तरदाता या मनोदशा बदल जाने के कारण या फिर साक्षात्कार करने वाले की एकाग्रता में त्रुटि होने के कारण साक्षात्कार को कमजोर बना देता है। इस प्रकार इस अर्थ में यह एक अविश्वसनीय तथा अस्थिर प्रारूप है जो जब क्रिया करता है तो बहुत अच्छा करता है तथा जब असफल होता है तो बहुत बुरी तरह से होता है। साक्षात्कार लेने की अनेक शैलियां हैं तथा इससे संबंधित विचार तथा अनुभव लाभों के अनुसार बदलते रहते हैं। कुछ व्यक्ति अत्यंत संचरित प्रारूप को प्राथमिकता देते हैं जिसमें वास्तविक प्रश्नों के स्थान पर विषय की जांच सूची होती है। अन्य व्यक्ति इसके संचरित रूप को वरीयता देते हैं जिसमें सभी उत्तरदाताओं से विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं। परिस्थितियों तथा वरीयताओं के अनुसार साक्षात्कार को रिकॉर्ड करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, जिनमें वास्तविक वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करना, साक्षात्कार के दौरान विस्तृत नोट तैयार करना या स्मरण शक्ति पर निर्भर करना और साक्षात्कार समाप्त होने पर इसे लिखना शामिल है। रिकॉर्ड करने वाले या इसी प्रकार के अन्य उपकरणों का बार बार प्रयोग करने से उत्तरदाता असामान्य महसूस करता है तथा इससे बातचीत में काफी हद तक औपचारिकता आ जाती है। दूसरी तरफ जब रिकॉर्ड करने की अन्य कम व्यापक विधियों का प्रयोग किया जाता है तो कभी कभी महत्वपूर्ण सूचना छूट जाती है या रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। कभी कभी साक्षात्कार के समय की भौतिक या सामाजिक परिस्थितियां भी रिकॉर्ड के माध्यम को निर्धारित करती हैं। बाद में प्रकाशन के लिए साक्षात्कार को लिखने या अनुसंधान रिपोर्ट के हिस्से के रूप में लिखने का तरीका भी भिन्न हो सकता है। कुछ अनुसंधानकर्ता प्रतिलिपि को संपादित करना तथा इसे स्पष्ट नियमित वर्णनात्मक रूप से प्रस्तुत करना पसंद करते हैं, जबकि दूसरे मूल वार्तालाप या यथासंभव वैसे ही बनाए रखना चाहते हैं तथा इसके लिए वे हर संभव प्रयास करते हैं। साक्षात्कार को प्राय अन्य पद्धतियों के साथ अनुपूरक के रूप में विशेष सहभागी परीक्षण तथा सर्वेक्षण के साथ प्रयुक्त किया जाता है। महत्वपूर्ण सूचनादाता सहभागी परीक्षण अध्ययन का मुख्य सूचनादाता के साथ लंबी बातचीत से प्रायः केंद्रित जानकारी प्राप्त होती है जो साथ में लगाई गई सामग्री को स्पष्ट करती है तथा सही स्थान प्रदान करती है। इसी तरह से गहन साक्षात्कार द्वारा सर्वेक्षण के निष्कर्षों को गहनता तथा व्यापकता प्राप्त होती है। हालांकि एक पद्धति के रूप में साक्षात्कार व्यक्तिगत पहुंच पर और उत्तरदाता तथा अनुसंधानकर्ता के आपसी संबंधों या आपसी विश्वासों पर निर्भर होती है। शब्दावली जनगणना एक व्यापक सर्वेक्षण जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। वंशावली एक विस्तृत वंश वृक्ष जो विभिन्न पीढ़ियों के सदस्यों को पारिवारिक संबंधों को दर्शाता है। गैर प्रतिदर्श त्रुटि पद्धतियों के प्रयोग और प्रारूप के कारण सर्वेक्षण परिणामों में हुई त्रुटियां। जनसंख्या सांख्यिकी अर्थ में एक बड़ा निकाय व्यक्तियों, गांवों, घरों इत्यादि का जिससे प्रतिदर्श का चयन किया जाता है। संभाविता सांख्यिकी अर्थ में किसी घटना के घटित होने या न होने की संभावना। प्रश्नावली साक्षात्कार या सर्वेक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्नों की लिखित सूची। यादृच्छिकीकरण यह सुनिश्चित करना कि कोई घटना जैसे किसी प्रतिदर्श में किसी विशेष वस्तु का चयन विशुद्ध रूप से केवल अवसर पर ही निर्भर हो, न कि किसी अन्य पर। प्रतिबिंबिता एक अनुसंधानकर्ता वह क्षमता जिसमें वह स्वयं का परीक्षण और विश्लेषण करता है। प्रतिदर्श एक बड़ी जनसंख्या से लिया गया उपभाग या चयनित हिस्सा जो उस बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिदर्श त्रुटि ऐसी त्रुटि जिसमें सर्वेक्षण के परिणामों में बचा नहीं जा सकता क्योंकि यह समग्र जनसंख्या पर आधारित होने के स्थान पर सिर्फ एक छोटी प्रतिदर्श से प्राप्त जानकारी पर आधारित होती है। स्तरीकरण सांख्यिकी स्तर के अनुसार जनसंख्या के संबंधित आधार जैसे लिंग, स्थान, धर्म,